वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक तेलुगु हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वलरी, जो तेलुगु के ईटीवी विन नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। मूवी के बारे में बात करें तो नाइस वॉचेबल जरूर है। अच्छी खासी कहानी है, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। क्लाइमैक्स में तो और जबरदस्त ट्विस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 2007 कृष्णापट्टनम नाम के एक गाँव से। आधी रात को एक बड़े से बंगलों में एक 13 साल की बच्ची अपने माँ बाप को मार देती है, और वो भी बहुत ही बेरहमी के साथ। इसके हाथ में एक छोटी सी रॉड होती है, वो लेकर अपनी फैमिली वालों को मार देती है। और इसी तरह इसने अपने छोटे भाई को भी कहीं पर छुपा दिया। दूसरे दिन पुलिस वाले यहाँ पर आकर सारे लाशों को पोस्टमार्टम पर ले जाते हैं। अब कत्ल करने वाली बच्ची माइनर होने की वजह से इसको एक ऑर्फनेज में एडमिशन करवा देते हैं। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2023 चेन्नई में, जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है। बंदी का नाम होता है दिव्या, बंदे का नाम होता है नवीन, जो एक नेवी ऑफिसर होता है। और इसी तरह इन दोनों का एक बहुत ही क्यूट सा बेटा होता है जिसका नाम होता है मादन्ना। और एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि दिव्या को हर रात एक ही बुरा सपना बार बार आते रहता है, जिसकी वजह से दिव्या बहुत डिस्टर्ब रहती है। बहुत सालों पहले एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से दिव्या की सर को जबरदस्त चोट लगने की वजह से ये अपना पास्ट भूल चुकी होती है। मतलब एक्सीडेंट से पहले जो हुआ वो बातें इसको याद नहीं रहती। उसके बाद दिव्या की मुलाकात नवीन से होती है। इन दोनों की लव मैरिज होती है। खैर इसी दरमियान में नवीन को चेन्नई से कृष्णापट्टनम ट्रांसफर किया जाता है। कृष्णापट्टनम जाते समय नवीन अपने फोन में हॉरर मूवीज देखते रहता है। हर बार ये हॉरर मूवीज वेब सीरीज ही देखते रहता है। कृष्णापट्टनम आने के बाद इन लोगों को ये बात पता चलती है कि क्वार्टर्स में डबल बेडरूम के फ्लैट्स खाली नहीं है, जिसकी वजह से दिव्या और नवीन सिंगल बेडरूम के फ्लैट में ही एडजस्ट होने लगते हैं। कुछ दिनों बाद शिफ्ट हो जाएंगे। खैर दूसरे दिन दिव्या अपने बेटे मादन्ना को स्कूल ड्रॉप करने के लिए जाती है। और इसी तरह दिव्या को अपने फोन में फोटोज क्लिक करने का बहुत शौक होता है। रास्ते के दरमियान दिव्या को एक बहुत ही पुराना बंगलो नजर आता है। इसी बंगलो का नाम है वलरी बंगलो। इसकी भी फोटो क्लिक करने लगती है। उसी वक्त एक पुरानी रिंग रोल होते हुए मादन्ना के पास आती है। मादन्ना इस रिंग को देखकर अपने हाथ में पहन लेता है। और एक्चुअली जब से ये रिंग इनके घर में आती है तो दिव्या के साथ कुछ अजीबोगरीब की हादसाएं पेश आने लगती है। जैसे एक दिन दिव्या अपने मिक्सी में फ्रूट जूस बना रही होती है। अपने फ्रेंड से बात करने के लिए थोड़ा साइड में जाती है, लेकिन अचानक से वो मिक्सी अपने आप ऑन होने लगती है। वो मिक्सी बहुत ही स्पीड से घूमने की वजह से सारा जूस नीचे गिर जाता है। इसका सारा किचन खराब हो जाता है गंदा, जिसकी वजह से बेचारी दिव्या अपने किचन को क्लीन करने लगती है। उसी वक्त वही पुरानी रिंग रोल होते हुए दिव्या के पास आती है, लेकिन दिव्या इस चीज को इग्नोर करके उस रिंग को डस्टबिन में फेंक देती है। उसी रात जब दिव्या किचन में काम कर रही होती है तो दिव्या को ऐसा लगता है कि दिव्या उस पुराने बंगलो के पास है। हालांकि ये किचन में होती है, लेकिन दिव्या को ऐसा लगता है उस बंगलो के पास खो जाती है। खैर दूसरे दिन दिव्या दोबारा अपने बेटे को उसके स्कूल ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है, तो रास्ते में दिव्या को 3 लोगों की शैडोज नजर आती है। दिव्या शॉक में रहकर जब अपने बगल में होती है तो खुद का बेटा मौजूद नहीं होता। बाद में पता चलता है कि मादन्ना तो ऑलरेडी स्कूल के पास पहुंच गया, एक बूढ़ी औरत को मदद करते रहता है। उसी रात नवीन दिव्या और मादन्ना को कॉल करके ये बताने लगता है कि खराब वेदर की वजह से आज ये घर वापस नहीं आ सकता, इसको शिप में ही रात गुजारनी होगी। इसी दरमियान में दिव्या की फ्रेंड दिव्या को कुछ वॉइस मैसेज सेंड किया होता है। दिव्या की फ्रेंड कहने लगती है, अरे दिव्या तुमको वो पुराना बंगला इतना पसंद आ गया कि बार बार तुम उसी की स्टेटस रख रही हो। कम ऑन यार, चेंज करो ना। दिव्या शॉक में रहकर अपने व्हाट्सएप स्टेटस को देखती है तो पुराने बंगलों की फोटो होती है। दिव्या इस फोटो को हटा देती है और यही सोचने लगती है कि शायद इसके बेटे ने ये स्टेटस रखा होगा। उसके बाद जब दिव्या साइड में जाने पर दिव्या का फोन रिंग होने लगता है। उस वक्त मादन्ना इस फोन को पिक करने पर बहुत ही अजीब की वॉइस सुनाई देती है मादन्ना को। मादन्ना डर के मारे फोन को नीचे पटककर अपने बेड में जाकर सो जाता है। उसके बाद दिव्या का फोन अपने आप अनलॉक होकर दोबारा इसके व्हाट्सएप पर उसी फोटो की स्टेटस लग जाती है। खैर दूसरे दिन दिव्या अपने फोन को रिपेयर करवाने के लिए ऑटो के जरिए से किसी सेल फोन पर जाने लगती है। उस ऑटो ड्राइवर को पैसे देने के बाद एक छोटी सी रॉड नीचे गिरती है। ड्राइवर दिव्या को देखकर पूछने लगता है कि मैडम ये रॉड आपकी है। इस छोटी सी रॉड को देखते ही पता नहीं दिव्या को क्या हो जाता है। बहुत ही अजीब से कहने लगती है, हाँ ये मेरी है। इस तरह से अपने बैग में रख लेती है। बाद में दिव्या अपना फोन रिपेयर करवाने के लिए किसी सेल के दुकान पर जाती है। मतलब इसका फोन नीचे गिरने की वजह से स्क्रीन टूट चुका होता है। दूसरी तरफ नवीन अपने सुपीरियर से अपने फ्लैट के बारे में डिस्कस करते रहता है कि सिंगल बेडरूम का फ्लैट इन तीनों को कम पड़ रहा है।
सर हमको तो डबल बेडरूम का फ्लैट चाहिए। इसका सुपीरियर कहने लगता है, अरे नवीन क्या बात कर रहे हो, एंजॉय करो ना लाइफ को, क्वार्टर से बाहर निकलकर अच्छे से अपार्टमेंट में रहो तुम। इस तरह से एक छोटी सी एडवाइस देने लगता है। इस तरफ दिव्या रजिस्टर ऑफिस पर आती है उस पुराने बंगलों के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए कि आखिरकार वो बंगला किसका है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो फिलहाल तो यहाँ की ऑफिसर ने बहुत बिजी होती है खाने में। दिव्या से कहने लगती है कि मुझे पहले 500 रुपये दो और 2 दिन के बाद आना, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अब दिव्या भी इस बंदी को 500 रुपये दे देती है। उसके बाद दिव्या ऑटो के जरिए से अपने बेटे के स्कूल पर जाने लगती है उसको पिक करने के लिए। तो उसी ऑटो के शीशे में दिव्या अपने बेटे को देखती है। शॉक में रहकर जब बगल में देखती है तो इसका बेटा खून में लथपथ हो चुका होता है। ये देखकर दिव्या जोर से चिल्लाने लगती है। अब वो ऑटो ड्राइवर भी बहुत डर जाता है, पीछे पलटकर देखता है। उसी वक्त एक बड़ी सी लॉरी आकर इसके ऑटो को ठोक देती है, जिसकी वजह से इस ऑटो का जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। दिव्या के सर को बहुत ही गहरी चोट आती है। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद दिव्या होश में आती है हॉस्पिटल में। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि दिव्या अपने हस्बैंड और अपने बेटे को भूल चुकी होती है। खुद नवीन से पूछने लगती है कि आप कौन हो, यह बच्चा कौन है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर नवीन को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि जब मैंने दिव्या के सर को स्कैनिंग किया तो मुझे ये बात पता चली कि दिव्या के सर को पहले भी जबरदस्त चोट लगी थी। अब दोबारा दिव्या के सर को चोट आने पर इसके पुराने मेमोरीज एक्टिवेट हो सकते हैं। और वैसे भी आप घबराइए मत, दिव्या को टेम्पररी अमनीशिया हुआ है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर को जानता हूँ, आप उनसे जाकर अपॉइंटमेंट लीजिए, वो दिव्या को अच्छे से ट्रीट करेंगे। दूसरे दिन रुद्रा नाम का एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या के पास आता है। कहने लगता है कि दर्शनी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, मैं तुम्हारी थेरेपी के लिए आया हूँ। दिव्या कहने लगती है कि मेरा नाम दर्शनी नहीं दिव्या है। रुद्रा कहने लगता है, हाँ मैं जानता हूँ, बस तुम्हारी मेमोरी को टेस्ट कर रहा था। और वैसे क्या तुमको तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ याद आया, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी पास्ट की लाइफ। दिव्या कहने लगती है, अरे ओसीडी के प्रेजेंट की लाइफ ही याद नहीं तो पास्ट की लाइफ क्या याद रहेगी। खैर उसके बाद रुद्रा दिव्या से थोड़ी बहुत बातें करके वहाँ से चला जाता है। इस तरफ नवीन यही सोच रहा होता है ना कि दूसरे फ्लैट को शिफ्ट हो जाए। तो इसने एक दिन दिव्या के फोन में वो पुराने बंगलों को देखा तो सोच लेता है कि क्यों ना ये लोग उस बंगलों पर ही रेंट पर चले जाएं। उस बंगलों के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है कि यह बंगला रामाचंद्रैया के नाम पर है। नवीन रामाचंद्रैया के पास जाकर इसी बंगलों के बारे में बात करने लगता है कि मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा आपके उस पुराने बंगलों में शिफ्ट हो जाए। मेरी वाइफ दिव्या को थोड़ा सरप्राइज देना चाहता हूँ। पहले तो रामाचंद्रैया मना करने लगता है कि इसके सारे बच्चे फॉरेन में सेटल है, वो घर तो बस ऐसे ही है। और ये भी पूछने लगता है कि आपने उस बंगलों के बारे में बाहर सुना ही होगा। नवीन कहने लगता है, हाँ बहुत सुना है, वो भूतों का घर है, लेकिन मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता। रामाचंद्रैया कहने लगता है, तो ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग रह सकते हो वहाँ पर। दूसरी तरफ रुद्रा दोबारा दिव्या के पास आकर दिव्या को दर्शनी के नाम से बुलाने लगता है। दिव्या यही कहने लगती है, अरे डॉक्टर मैंने कल ही आपको बताया ना मेरा नाम दिव्या है। इसी बातों ही बातों में रुद्रा दिव्या की बैग में वो छोटी सी रॉड को देखता है। पूछने लगता है, क्या वो आपकी है? एक्चुअली पुराने जमाने में इस छोटी सी रॉड को लेडीज अपने बालों में बांधा करते थे। खैर दिव्या इस छोटी सी रॉड को देखने के बाद इसको अपना सारा फ्लैशबैक याद आने लगता है। मतलब इसके पति के बारे में, इसके बेटे के बारे में, लास्ट टाइम ये कहाँ पर गई थी, इसका कैसे एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ बता देती है। रुद्रा कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इतना जल्दी रिकवर हो गई, फिर भी हफ्ते में एक बार आपको मेरे हॉस्पिटल पर आना होगा। उसके बाद दिव्या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ये तीनों मिलकर उस पुराने वाले बंगलों के पास जाते हैं रहने के लिए। इस घर में आने के बाद दिव्या के साथ हॉरर इंसिडेंट्स और बढ़ जाती है। मतलब एक रात जब दिव्या अपने बाथटब में स्नान कर रही होती है तो इसके टब में का सारा पानी खून में बदल जाता है और इसी तरह दिव्या को ऐसा लगता है कि कोई इसको दबा रहा है, ऊपर उठने ही नहीं दे रहा। बहुत ही मुश्किल से दिव्या उस बाथटब से निकलकर वॉशरूम से बाहर आती है। खैर उसी रात जब दिव्या अपने वॉशरूम में होती है तो वॉशरूम का दरवाजा कोई खटखटाने लगता है। दिव्या यही सोचने लगती है कि नवीन इसको तंग कर रहा है, इसके साथ मजाक कर रहा है। इस तरह से जब दिव्या वॉशरूम से बाहर आती है तो नवीन तो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। यह देखकर दिव्या बहुत डर जाती है। दूसरी रात दिव्या बस ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए मार्केट पर जाती है। इसी में जब दिव्या किसी बैंगल्स की दुकान पर आकर बैंगल्स का रेट पूछ रही होती है तो वो दुकान वाला बंदा दिव्या को देखकर शॉक में रह जाता है, बहुत घबराते रहता है, पता नहीं क्यों। उसके बाद दिव्या कुछ टॉयज को खरीदने के लिए उस दुकान पर जाती है तो वो दुकान वाली बंदी एक टॉय को पेपर में लिपेटकर दिव्या को देने लगती है।
इसी न्यूज़पेपर में दिव्या ये न्यूज़ को देखती है कि 13 साल की बच्ची अपने माँ बाप को मार दिया। वही मूवी की स्टार्टिंग में जो दिखाया था ना, वही न्यूज़ होती है यहाँ पर। ये देखकर दिव्या को कुछ याद आते रहता है। उसी वक्त डॉक्टर रुद्रा दिव्या को कॉल करके ये बताने लगता है, अरे दिव्या, आज आपका अपॉइंटमेंट था ना, आप नहीं आई। दिव्या कहने लगती है, ओ शिट डॉक्टर, मैं तो भूल ही गई। रुद्रा कहने लगता है, मैं आपका बहुत देर से हॉस्पिटल में इंतजार कर रहा था, सोचा कि मैं आपको याद दिला दूं। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि रुद्रा उसी मार्केट में मौजूद होता है और दिव्या डॉक्टर रुद्रा को देख लेती है। सोचने लगती है कि रुद्रा मुझसे झूठ क्यों कहा, इसको फॉलो करने लगती है। लेकिन थोड़ी दूर फॉलो करने के बाद रुद्रा पब्लिक में मिल जाता है, दिव्या को नजर नहीं आता। उसी रात दिव्या को दोबारा एक अजीब का नाइटमेयर आने लगता है। ये बुरा ख्वाब देखकर दिव्या झटके से अपनी नींद से जाग जाती है। तभी दिव्या को लिविंग रूम में अलेक्सा की आवाज़ सुनाई देती रहती है। अलेक्सा ये कहती रहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, प्लीज़ दोबारा बोलो। दिव्या नीचे आने लगती है कि अलेक्सा के पास कौन है। नीचे आने के बाद पता चलता है कि नीचे तो मादन्ना है। दिव्या मादन्ना से पूछने लगती है, अरे तुम अभी तक सोए नहीं, यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो ऊपर चलो। मादन्ना उस रिंग को दिखाते हुए कहने लगता है कि रिंग पहन लो तो तुमको बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। जब ये दोनों अपने कमरे में जा रहे होते हैं तभी दिव्या मादन्ना के हाथ में मेहंदी को देखती है। मादन्ना से पूछने लगती है कि मेहंदी तुमने कहाँ से लगा ली। मादन्ना, मेरी बात सुनो, जवाब दो ना। मादन्ना कहने लगता है, मैं मादन्ना नहीं हूँ, मादन्ना तो अपने कमरे में सो रहा है। इस तरह से ये चिरकुट कहीं पर चला जाता है। जब दिव्या मादन्ना के पास आती है तो मादन्ना तो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। यह सब देखकर दिव्या यही सोचने लगती है कि शायद मेडिसिन की वजह से इसको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। खैर दूसरे दिन दिव्या इस बंगलो के डॉक्यूमेंट्स को मंगवाकर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने लगती है तो कुछ शॉकिंग बातें पता चलती है कि एक्चुअली ये घर रामाचंद्रैया के नाम पर है ही नहीं। और एक और शॉकिंग बात यह है कि इन डॉक्यूमेंट्स में दिव्या दर्शनी कहकर नाम लिखा होता है, मतलब ये घर दिव्या के नाम पर होता है। दिव्या यही बात नवीन को बताने लगती है। पहले तो नवीन दिव्या की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन दिव्या जिद करने लगती है कि नहीं, मुझे इस बंगलों के बारे में जानना है। सो दूसरे दिन नवीन दिव्या को लेकर रामाचंद्रैया के घर पर जाता है। रामाचंद्रैया दिव्या को देखकर शॉक में रह जाता है। दिव्या को देखकर कहने लगता है कि तुम तो हूबहू तुम्हारी माँ जैसी हो। इस तरह से दिव्या को एक छोटा सा फ्लैशबैक बताने लगता है कि दिव्या के माँ का नाम होता है बालाम्बिका, इसके फादर का नाम राजाराम। राजाराम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से किसी जगह पर राजाराम और बालाम्बिका की मुलाकात हुई। इन दोनों ने लव मैरिज किया और इसी तरह बालाम्बिका को लड़ाई के कुछ स्किल्स भी आते रहते हैं, लठ चलाना और भी बहुत सारे। बालाम्बिका प्रेग्नेंट होते हुए भी बड़े बड़े पहलवानों को हरा देती थी। और ये रामाचंद्रैया और कोई नहीं, दिव्या का चाचा होता है। बालाम्बिका रामाचंद्रैया को अपने बेटे ही की तरह देख रही होती है। रामाचंद्रैया दिव्या से कहने लगता है कि पता नहीं उस रात क्या हुआ, मेरे बड़े भैया भाभी दोनों मारे गए। उस रात उस घर में क्या हुआ वो सिर्फ दिव्या ही जानती है। लेकिन दिव्या को तो अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं, अपने बचपन के बारे में। उसके बाद रामाचंद्रैया उस बंगलो के डॉक्यूमेंट्स दिव्या को दे देता है क्योंकि वो घर दिव्या का है। कहने लगता है कि आप मेरी जिम्मेदारी खत्म। खैर उसी रात मादन्ना एक गाना गुनगुनाते रहता है। दिव्या मादन्ना को पकड़कर पूछने लगती है कि ये गाना तुमने कहाँ पर सुना। मादन्ना कहने लगता है, अरे माँ, मैंने ऑलरेडी पापा को बता दिया, अब मैं तुमको भी बताऊं, ये गाना मैंने हमारे घर में ही सुना। और एक्चुअली उस वक्त दिव्या के हाथ में वो छोटी सी रॉड होती है। मादन्ना का जवाब सुनने के बाद दिव्या बहुत ही गुस्से से मादन्ना से यही पूछने लगती है कि बताओ तुमने ये गाना कहाँ से सुना। दिव्या का ये गुस्सा और ये रूप देखकर मादन्ना बहुत डर जाता है, रोने लगता है। उसी वक्त नवीन यहाँ पर आकर मादन्ना को साइड में हटाकर दिव्या को एक छापड़ लगाता है और इसी तरह दिव्या के हाथ में वो जो छोटी रॉड होती है ना, वो साइड में फेंक देता है। पूछने लगता है कि अरे दिव्या तुमको क्या हुआ। बाद में दिव्या होश में आकर नवीन को सॉरी बोलने लगती है कि पता नहीं नवीन मुझे क्या हुआ, जब भी मैं इस रॉड को पकड़ती हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। खैर दिव्या को संभालने के बाद नवीन मादन्ना के पास जाता है उसको समझाने के लिए। उसके कमरे में जाता है तो मादन्ना को फिट्स आए होते हैं, तड़पने लगता है बेचारा। नवीन फटाफट से अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, दिव्या को भी बुलाने लगता है। लेकिन जब दिव्या घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। नवीन दोबारा दरवाजा ओपन करने पर दिव्या जब बाहर जाने वाली होती है तो दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। नवीन पूछने लगता है कि दिव्या आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। दिव्या कहने लगती है, नवीन पहले तुम मादन्ना को लेकर हॉस्पिटल जाओ, मैं तुमको सब कुछ बाद में बताऊंगी। इस तरह से नवीन अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इस घर के लाइट्स अपने आप ब्लिंक होने लगते हैं। उसी वक्त वो पुरानी रिंग
रोल होते हुए दिव्या के पास आती है। दिव्या इस रिंग को देखकर अपने हाथ में पहनने पर दिव्या को इसका फ्लैशबैक याद आने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जब दिव्या 13 साल की बच्ची थी और एक्चुअली उसी वक्त दिव्या मैच्योर हो गई थी। यहीं पर हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है। दिव्या से मिलने के लिए जो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रुद्रा आया था वो और कोई नहीं, दिव्या का फादर होता है, राजा राम। खैर दिव्या मैच्योर होने की वजह से कुछ दिनों बाद दिव्या का रस्म होने वाला होता है, जिसकी वजह से दिव्या के माँ बाप अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए बाहर जाते हैं। घर में दिव्या और उसका छोटा भाई अकन्ना रहते हैं। अब अकन्ना थोड़ा बहुत टाइम पास करने के लिए एक अलमारी से एक किताब को निकालता है। मतलब बालाम्बिका के घर में एक बहुत ही बड़ा लॉकर होता है। इस लॉकर को कैसे ओपन करना होता है इसके बारे में एक सेपरेट नोट्स होती है। इसी नोट्स को पढ़ने लगता है अकन्ना। एक्चुअली ये लॉकर ब्रिटिश जमाने की होती है। इस लॉकर को ओपन करने के लिए 3 चाबियों की जरूरत होती है। बहुत ही भारी और बहुत ही मजबूत लॉकर होता है ये। खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत पड़ती है, लेकिन बंद करने के लिए सिर्फ दरवाजा बंद कर दे तो बंद हो जाता है ये लॉकर। ऐसा सिस्टम होता है इसका। तो अकन्ना उस लॉकर को ओपन करके इसके अंदर के सामान बस ऐसे ही चेक करते रहता है। उसी वक्त दिव्या और अकन्ना को ऐसा लगता है कि कोई इनके घर में घुस आया। पहले तो ये दोनों खटिया के नीचे छुप जाते हैं और शॉकिंग बात यह है कि घर पर आया हुआ और कोई नहीं, इन दोनों का चाचा होता है, रामाचंद्रैया। इसी में दिव्या और डर के मारे बाथरूम में जाकर बाथटब में छुप जाती है। रामाचंद्रैया अकन्ना को फाइंड आउट कर लेता है। बात यह है कि रामाचंद्रैया दिव्या और अकन्ना को बचपन से ही थोड़ा सेक्सुअली अब्यूज कर रहा होता है, इसीलिए ये 2 बच्चे अपने चाचा से बहुत डरते रहते हैं। खैर वैसी दरमियान में बालाम्बिका और राजाराम अपने घर वापस आते हैं। उसी वक्त बेडरूम में अकन्ना को फिट्स आने लगते हैं। बालाम्बिका की आवाज सुनने के बाद रामाचंद्रैया अकन्ना को उस लॉकर में छुपा देता है, लेकिन तब तक बालाम्बिका को पता लग जाता है कि रामाचंद्रैया इसके दोनों बच्चों के साथ क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी रामाचंद्रैया अपने भाभी से यही कहने लगता है, अरे नहीं भाभी, मैं तो बस बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। बालाम्बिका रामाचंद्रैया पर हमला करने लगती है। इसी दरमियान में वो जो लॉकर होता है ना, वो बंद हो जाता है। एट द सेम टाइम गलती से बालाम्बिका का गला कट जाता है चाकू से। अब राजाराम अपनी गाड़ी में थोड़ी बहुत दारू पीकर अपने घर में आता है। अंदर क्या हुआ इसको कुछ भी आइडिया ही नहीं होता। इस तरफ दिव्या अपनी उस छोटी सी रॉड की मदद से बाथरूम का दरवाजा ओपन करके जब बाहर भागने ही वाली होती है तो रामाचंद्रैया इसको पकड़ लेता है, लेकिन राजाराम अपनी बेटी की आवाज सुन लेता है। जब ऊपर जाने लगता है तो तभी दिव्या अपने पापा की ओर भागने लगती है। ये दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और तभी राजाराम की आंख में वो छोटा सा रॉड चुभके इसकी मौत हो जाती है। और इसी तरह सीढ़ियों से गिरने की वजह से दिव्या के सर को जबरदस्त चोट आती है। इसी वजह से दिव्या अपना फ्लैशबैक खो देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रामाचंद्रैया ऐसा सीन क्रिएट करता है कि अपने फैमिली को दिव्या ने ही मार दिया। सो दिव्या का ये फ्लैशबैक याद आने के बाद बेचारी दिव्या बहुत फूट फूट के रोने लगती है। और तभी इसका फादर राजाराम दिव्या से बात करने लगता है और इसी तरह इसका छोटा भाई अकन्ना भी इसे बात करने लगता है कि दीदी, मैं तो कब का मर चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ही था, तुम्हारे साथ ही था। खैर थोड़ी देर के बाद नवीन दिव्या के पास आता है उसके घर। दिव्या मादन्ना के बारे में पूछने पर नवीन कहने लगता है कि मादन्ना आप ठीक है और मैंने मादन्ना को तुम्हारे चाचा के घर में ड्रॉप किया। ये सुनने के बाद दिव्या गाड़ी लेकर अपने चाचा के पास जाने लगती है, रामाचंद्रैया के पास। नवीन को मौका ही नहीं देती गाड़ी में बैठने का। बेचारा पैदल ही उसके चाचा के घर भागने लगता है। इस तरफ रामाचंद्रैया मादन्ना के साथ भी वही हरकत करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसी वक्त दिव्या यहाँ पर आकर अपने चाचा रामाचंद्रैया को बहुत मारने पीटने लगती है। इसका जुर्म इसके मुंह से ही कबूल करवाने लगती है। फाइनली दिव्या इसके हाथ पैर बांधकर अपने बंगलो पर ले जाती है और वो जो लॉकर है ना, उस लॉकर को इसके ऊपर गिराकर इसका सर चूकना चूर कर देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।